हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या आता है। इंडिया की टेरिटरी में स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं और ऐसी भी टेरिटरी आती है जो कि इंडिया एट अ लेटर स्टेज एक्वायर कर सकता है। उसके बारे में हमने डिटेल एक एक आर्टिकल जो पूरे पार्ट 1 में थे 1 to 4 वो हमने पढ़े थे। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। टुडे विल टॉक अबाउट पार्ट 2 जो कि किसके बारे में है? सिटीजनशिप के बारे में। अब देखिए, नेचुरल सी बात है कि हमें कुछ चीज़ों की डेफिनेशन देनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ एक डिफाइन होती हैं चीज़ें कि हाँ 3 साल से छोटे बच्चे को नहीं लिया जाएगा नर्सरी क्लास में, ठीक है, या इस एज का जो बच्चा है उसको इस क्लास में लिया जाएगा प्रोवाइडेड उसने इतनी एजुकेशन कर रखी है। तो कुछ बेसिक रूल सेट करने होते हैं। अब हमारे सामने क्या चैलेंज था जब हम इंडिपेंडेंट हुए कि हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेशन भी हो रही थी, कुछ पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे थे, कुछ इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत केयरफुली ये सोचा कि नहीं, हमें सिटीजन्स कौन होंगे, उनको तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन इंडियंस होंगे। तो इस बारे में पार्ट 2 है, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है। आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक हम एक एक करके ये सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली समझना है मोटा मोटा, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो एग्जाम बनाते हैं, वो ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितनी डेट्स याद हैं, कितनी डिटेल्स याद है। नहीं, उनको आपके मोटा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को देखना होता है कि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में कि नहीं। तो सबसे पहले ये जरूरी क्यों था कि हम इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करें। India had just become independent and millions migrated across borders during partition. So the framers needed clear rules to determine who would be considered an Indian citizen. ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत ही क्योटिक हो जाएगा, कोई भी कभी भी आ जाए वहां से वापस या यहाँ से उधर, कैसे मैनेज होगा। तो हमने एक एक करके किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि ज्यादा है लिखा हुआ, ये सिर्फ इसको समझने के लिए इसको पढ़िएगा। जो बॉक्स के अंदर है ये वर्बैटिम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इसमें बात किसकी करते हैं? वो बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन लोग ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए। आर्टिकल 5 में सबसे पहले क्या बात हुई है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स आई, उस दिन कौन लोग ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन? सिर्फ इसको पहले पढ़िए। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि वो डोमिसाइल तो है ही उसका टेरिटरी ऑफ इंडिया में, मतलब रह रहा था पहले से ही। एंड ये तो जरूरी है कि वो रह रहा हो। एंड पहला नंबर वो लोग हो जाएंगे सिटीजन जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही बॉर्न हुए थे। दूसरे, जिनके ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे मदर चाहे फादर, ईदर ऑफ द टू, ठीक है, और who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। यानी कि कौन कौन की बात की कि इंडिया में रह रहे थे पहले, वो जो कि बॉर्न हुए, जो कि बॉर्न हो गए यहाँ, ठीक है। दूसरे, जिनके ईदर ऑफ द पेरेंट्स, चाहे मदर चाहे फादर, इंडियन है, या फिर 5 साल से वो इंडिया में ही रह रहे थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, 5 साल पहले से वो अगर इंडिया में रह रहे हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो गए। यानी कि इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, अब ये समझिए वो पढ़ने के लिए है। पर्सन कौन होगा सिटीजन? अगर वो इंडिया में बॉर्न है, ईदर पेरेंट बॉर्न है, या फिर लिविंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 26 जनवरी 1955। तो यानी कि इसमें किसको कवर कर लिया? दिस आर्टिकल कवर्ड मोस्ट पीपल हु आर नेचुरली लिविंग इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। सबसे पहले तो इजी वाला काम कर लिया कि हाँ मोटा मोटा हमारे ये इंडियंस तो हमारे सिटीजन बनेंगे। कौन? जो कि जिनका बर्थ, जो कि इंडिया में रह रहे थे, मतलब इस समय जो इंडिया बन गया था आफ्टर पार्टीशन उसमें रह रहे थे, उनका डोमिसाइल है वहां का, एंड वो बॉर्न थे वहां पे, या फिर उनके ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न थे इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में, नॉट पाकिस्तान की, देखो, ठीक है, और जो कि इंडिया की टेरिटरी में फॉर नॉट लेस देन 5 years रह रहे थे। यानी कि उस पार्ट की ही बात हो रही है जहां जो इंडिया में अब था, आफ्टर पार्टीशन जो पार्ट इंडिया के पास था
उसकी ही बात हो रही है कि उतने उतने पार्ट में ही जो खुद बॉर्न हुए, उतने पार्ट में ही उनके ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न हुए, या फिर उतने ही पार्ट में वो फॉर नॉट लेस देन 5 years रह रहे थे, तो वो लोग तो नेचुरली क्या हो गए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। ये तो सीधे सीधे केस थे। ओके, अब आर्टिकल नंबर 6 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 की, राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए, जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत माइग्रेशन हुई थी, बहुत सारे लोग उधर से इधर आए थे और बहुत सारे लोग इधर से उधर भी गए थे। आपने मूवीज भी देखी हैं, गदर गदर है और भी हैं, जिसमें काफी सारी दिक्कतें बताई गई थी, उस समय काफी वॉयलेंस भी हुआ था, काफी दिक्कत थी। तो अब लेकिन जो लोग एक्चुअल में थे इंडियंस, ठीक है, बहुत सारे हिंदूज आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से वहां गए थे। तो इसको पहले हम रीड करते हैं, ये आर्टिकल कहता क्या है। पहले इसको हम सिंपली रीड करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ध्यान से देखेंगे। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if, क्या कहते हैं, आर्टिकल 5 को भूल जाओ अभी, कुछ मतलब उसको अगर हम ना ध्यान रखें, कोई भी बंदा जिसने कि इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट कर लिया है, कहां से, पाकिस्तान की टेरिटरी से, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से माइग्रेट कर लिया है, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कब? इफ if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India। ठीक है, ये एक्ट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1935 के हिसाब से जो होता है, मोटा मोटा समझना है बस। इन द केस, दूसरी बात, इन द केस वे सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। फिर ये डेट भी आगे हम देखेंगे कि 19th जुलाई 1948 की उन्होंने बोला है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही रह रहा था इस डेट के बाद, इस डेट के बाद वो इंडिया में रह रहा था। दूसरा केस है कि इस डेट के बाद वो आया, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें सिर्फ आप रीड कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको इसका सिंपल वर्ड्स में इसका जिस्ट बताती हूँ। तो क्या कहते हैं, ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया since the date of his migration, or in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him, therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। ये सिर्फ रीड करने के लिए हमने ये रीड किया है। अब मोटा मोटा हम बता रहे हैं कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 6 में क्या बात आती है। देखिए, इस आर्टिकल में किसकी बात हो रही है? उन लोगों की जो कि पाकिस्तान से आए आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में इनटू फोर्स आ गई थी, तो वो जो टाइम था ना, ये जो टाइम था, इसमें भी बहुत सारे लोग जो थे, जैसे ही हमें पता चला कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर ने तो अचानक से ही कर दिया था, फिर काफी सारे माइग्रेशन हुई है, काफी सारे मतलब वॉयलेंस भी हुआ, तो दो ग्रुप्स बन गए, एक जो इस तारीख से पहले आ गए थे, एक जो इस तारीख से बाद में आए थे। तो जो इस तारीख से पहले आ गए थे, ठीक है ना, अगर वो माइग्रेशन के बाद, ठीक है, इससे पहले आ गए थे और वो माइग्रेशन के बाद से, मान लो ये जुलाई 1948 की बात करें, टॉकिंग अबाउट जुलाई 1948, मान लो वो दिसंबर 1947 में आए, मान लो, ठीक है, और तब से वो इंडिया में ही रह रहे हैं, तब से वो इंडिया में ही रह रहे हैं, तो वो सिटीजन माने जाएंगे, तो वो सिटीजन माने जाएंगे। अब जो इसके बाद आए, ठीक है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन वो तभी करा सकते हैं जब वो एटलीस्ट 6 मंथ्स अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन से 6 मंथ्स पहले से इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, कि वो बाद में आए थे 1948 के, ठीक है, कि बाद में जब सब थोड़ा सेटल हो गया, जब तब उनको लगा कि नहीं, अब हम सपोज करो हिंदूज हैं और यहाँ पे नहीं रहना हमें, अब हम इंडिया चलेंगे, तो बट उनको वो पहले आके उन्होंने वो यहाँ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 6 मंथ्स रहने के बाद ही वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते थे, और फिर गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है जो जैसे रूल्स होते हैं उसके हिसाब से, और उसके बेसिस पे ही फिर
उनको सिटीजनशिप मिलती है। ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मोटा मोटा बताया जा रहा है। बेसिकली इसका पर्पस क्या था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू और सिख्स जो थे वो रिलीजियस वायलेंस जो था पाकिस्तान में ड्यूरिंग पार्टीशन जो थे उसको वो छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि बहुत वायलेंस हो रहा था बहुत सारे हिंदूज और सिख्स पे पर्टिकुलरली वहां पे। तो उसको जब वो छोड़ के आए तो उनको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए थी, उनको सिटीजनशिप तो चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ने उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये भी रखा कि जो उसके बाद आए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखिए 1948 की डेट ही क्यों आई, ठीक है, क्योंकि हम उस समय 1946 से, मैंने आपको बताया था 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हो गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और 1949 तक वो पूरा हो गया था, ठीक है। तो जब ये सिटीजनशिप वाला जो मैटर था वो 1948 में ही कंसिडर हो रहा था, तभी उन्होंने ये डेट डिसाइड करके उस हिसाब से किया। तो इसको याद रखना कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें ये आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, आर्टिकल 5 में नेचुरली जो बन गए 26 जनवरी को, फिर पार्टीशन के लोगों, जो पार्टीशन जो माइग्रेंट से पाकिस्तान से, उनको भी कुछ वो दिया गया। उसके बाद अब यहां से भी तो कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, यहां से भी आर्टिकल 7 में क्या कहा उन्होंने, आर्टिकल 7 में पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान चले गए वो, ठीक है, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं हमें इंडिया वापस आना है, ठीक है। तो इसमें भी ये हमारा जो कोटेड है वो है, ठीक है। इसमें कहा क्या, कहा जो था वो क्या कहा गया था वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई माइग्रेट कर गया पाकिस्तान से, ठीक है, तो उनको हम नहीं मानेंगे इंडियन सिटीजन, लेकिन बट अगर वो लेटर दे रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट तो वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। बट उसके लिए भी वही था, एप्लीकेशन देने से 6 मंथ्स पहले तक वो रहना होते हैं। अब इसका लिखा क्या है उन्होंने वो हम पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए, आपको कुछ इसको याद नहीं करना है, इसको आपने याद नहीं करना है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, notwithstanding anything in Article 5 and 6. A person who has, after the first day of March 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. The Constitution of India provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purposes of of Clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. क्या रहे हैं वो, कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तो वो पाकिस्तान चले गए माइग्रेट कर गए तो हम उनको सिटीजन नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न करना है तो उनको एक परमिट और फॉर रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के लिए अगर वो करना चाह रहे हैं कि हमें तो परमानेंटली रिटर्न करना है, तो फिर वो एक परमिट लेके आते हैं, ठीक है, जो कि हमारी अथॉरिटी देगी अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ। और फिर हम उनको ये मान के चलते हैं कि वो कौन से वाले क्लॉज में आ जाते हैं, वो जो आर्टिकल 6 का जो सेकंड वाला पार्ट था, ये वाला, इस वाले क्लॉज में, इस वाले क्लॉज में उनको मान लिया जाता है कि वो भी कवर हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा भी ऑप्शन दिया था, इसको कभी भी लर्न नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने हैं इसके, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हाँ उस हमें किस किस को हमने सिटीजनशिप हमारी कंट्री ने अलाउ की थी। इवन जो लोग चले गए थे पाकिस्तान बट दे वांटेड टू कम बैक हमेशा के लिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उनको भी हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यू आर ऑल्सो वेलकम, आपको भी हम देंगे, ठीक है। इसका इससे क्या पता चल रहा है, दिस शोज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू बी फेयर टू ऑल येट प्रिवेंट डुअल लॉयल्टीज। ये भी नहीं कि उधर के भी रहे इधर के भी नहीं, लेकिन अगर आप वापस आना चाहते हैं फेयर एनफ। अब आर्टिकल 8, इसमें भी हम सिर्फ मोटा मोटा समझेंगे हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया यू आर नॉट सपोज टू क्रैम एनीथिंग। इसमें क्या था, मान लीजिए कि जब पार्टीशन होने से जस्ट पहले कोई वहीं के थे लोग, इंडियंस ही थे, क्योंकि पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया था, लेकिन मान लो वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे थे, किसी भी फॉरेन कंट्री में से साउथ अफ्रीका और मे बी यूके और वट एवर, उनका क्या होगा अब पार्टीशन के बाद, तो उनका क्या होगा, तो उसके लिए देखिए क्या था, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया,
Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in GOI Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India. Shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representatives of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him. On an application made by him, therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India. तो कह क्या रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो और अगर वो खुद बॉर्न हुए थे इंडिया की टेरिटरी में, उनके पेरेंट्स, एनी ऑफ द पेरेंट्स, ईदर ऑफ द पेरेंट्स या एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स भी, तो उनको मान सकते हैं डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. दे विल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. कब? अगर वो वहां जहां पे वो रह रहे हैं उस कंट्री में जाके इंडिया के जो एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट्स होते हैं, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करा लें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और ये बताना होता है उनको कि हाँ हमारे पास अब जिस कंट्री, मान लो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं वो, तो वो वहां जाके इंडिया की जो एम्बेसी होगी, इंडिया का जो कॉन्सुलेट होगा, वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि हाँ वी वांट टू रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर उनको क्लियरली ये बताना होता है कि हम साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप होल्ड नहीं करते, ना ही हम साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री के आप सिटीजन होते हो आपको उसी कंट्री का पासपोर्ट मिलता है. फॉर इंस्टेंस हमारे कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं, ठीक है, वो बाहर की उनके पास सिटीजनशिप है, जैसे कि आलिया भट्ट है, उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है क्योंकि उनकी मदर ब्रिटिश है. तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट ही है, ठीक है. वो वोट भी नहीं कर सकती है इंडिया में क्योंकि वो इंडिया की सिटीजन नहीं है, ठीक है. इवन कैटरीना कैफ है, ठीक है. ऐसे ही अभी अक्षय कुमार भी कैनेडियन सिटीजनशिप थी उनके पास, बट उन्होंने वो गिव अप कर दी, ठीक है, और इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास. तो क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हमारी कंट्री सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ करती है, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती. तो जो इंडियंस थे लिविंग अब्रॉड थे, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं अगर वो वहां जाएं उस कंट्री में कि जो हमारे इंडिया के कॉन्सुलेट एम्बेसी उनके पास जाए और बोले कि हाँ हमें तो इंडिया का सिटीजन बनना है, तो वो एप्लीकेशन देंगे, जैसे भी जिस फॉर्म में जो भी फॉर्म होगा उसमें देंगे, और फिर इसके हिसाब से वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं और ऑब्वियसली कुछ रीजंस की वजह से इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल अलग माहौल है. बहुत सारे इंडियंस यूएस के सिटीजन बनना चाहते हैं अगर वो वहां रह रहे होते हैं, थिंग्स लाइक दोस, वो अलग बातें हैं. तो यानी कि मोटा मोटा फिर क्या हो गया, इंडियंस हु वर लिविंग आउटसाइड लाइक इन ईस्ट अफ्रीका, बर्मा एक्सेट्रा, they could also be Indian citizen if they or their parents, grandparents were born in India and they registered at an Indian diplomatic mission. ठीक है. तो इससे क्या था कि हम जो इंडिया के लोग इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करना चाहते हैं वो कर पाते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, और इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इमिडिएटली याद भी हो जाता है खुद ही. ये क्या है वो कि नो डुअल सिटीजनशिप. नो पर्सन शैल बी a citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired citizenship of any foreign state or another country. दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप वॉलंटरीली अपनी मर्जी से ले रखी है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास नहीं होगी, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा. इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस के सिटीजन बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं रहोगे, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है. कमिंग टू आर्टिकल नंबर 10, इसमें भी सिंपल सा है, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप. Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by parliament. ठीक है. यानी कि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, जब तक पार्लियामेंट, हम तभी तक सिटीजन है, ठीक है, कोई भी बंदा तभी तक सिटीजन है जब तक कि वो पार्लियामेंट के किसी लॉ के तहत है. अगर कोई ऐसा लॉ नहीं है, सबको, अब क्योंकि देखिए माइग्रेंट्स भी आते रहते हैं, बांग्लादेशी भी आते रहते हैं, इवन बहुत सारे और लोग आते रहते हैं, म्यांमार से भी आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है. पार्लियामेंट के पास पावर था, अगले आर्टिकल में भी पढ़ेंगे. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by the parliament. यानी कि जब पार्लियामेंट जब तक कोई चेंजेस नहीं करता तब तक तो हम हैं ही.
अब इसका इस पार्ट का लास्ट जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to the acquisition और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की। एक्वायर कैसे करेगा कोई सिटीजनशिप इंडिया की, या उसको टर्मिनेट कर कैसे किया जा सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स हो सिटीजनशिप से रिलेटेड, कोई भी मैटर्स, एनी मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, उस पर कौन डिसाइड करेगा? एनी मैटर्स जो कि किससे रिलेटेड हो, सिटीजनशिप से, उसको पार्लियामेंट करेगा डिसाइड। कौन करेगा? पार्लियामेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो कौन कौन सा लेजिस्लेचर करेगा, उसमें ऑप्शन आ सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब। ठीक है, प्रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसी पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया था, जो जिसमें काफी डिटेल्ड में है कि कैसे एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप, कैसे उनकी सिटीजनशिप किसी की टर्मिनेट कर सकता है कंट्री, कैसे कोई रिनाउंस भी कर सकता है उसको। और ये एक्ट जो है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि हमें अपने टाइम टू टाइम अलग अलग चीज चाहिए होती है, तो ये कई बार इसको अमेंड भी किया है। 1955 में बना था ये, 1955 में बना था, फिर इसको 1986 में अमेंड किया था, फिर इसको हमने 1992 में भी अमेंड किया था, 1992 में अमेंड किया था, फिर 2003 में अमेंड किया था, फिर 2005 में अमेंड किया था, फिर 2015 में अमेंड किया था, फिर 2019 में अमेंड किया था, जिसमें आपको अगर याद हो कि ये जो माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं उसमें भी माइनॉरिटीज, ठीक है, कुछ बुद्धिस्ट कुछ जैन, उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 11 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को पावर्स हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, सिटीजनशिप के मैटर से रिलेटेड वो लॉज पास कर सकता है। आर्टिकल 10 में क्या है, वही कि तब तक ही कोई सिटीजन है या डीम्ड टू बी ए सिटीजन है जब तक कि वो प्रोविजंस ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट को फॉलो कर पा रहा है। फिर आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 8 में क्या था, सिर्फ इसका आपको सब्जेक्ट ही बहुत है कि कुछ आपको अपने आप याद आ जाएगा कि जो इंडियंस बाहर रह रहे थे, ठीक है, जब पार्टीशन हो उस समय या मतलब उसके इमीडिएटली बाद में बाहर रह रहे थे, तो उनका क्या, तो वो अगर वहाँ के कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में जाके एप्लीकेशन देते हैं और ये बताते हैं कि हमने दूसरी कंट्री के जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की हमारे पास नहीं है सिटीजनशिप, तो वो आ सकते हैं। फिर आर्टिकल 7 में क्या था, आर्टिकल 7 में वो था जो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, बट वो रीसेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए, देखिए, रीसेटलमेंट के लिए, परमानेंट रिटर्न के लिए अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 6 में क्या था कि जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए थे उनके राइट्स, ठीक है, उसमें 2 डेट्स डिसाइड की गई थी, कौन कौन सी, मतलब एक डेट डिसाइड की गई थी 19th डे ऑफ जुलाई 1948, उसके बाद उसके पहले की, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 5 में कि नेचुरली किसको सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकती है, जिनके पास डोमिसाइल है, वो खुद बॉर्न है, उनके ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न है, और वो 5 साल से ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो हैं तो दोबारा से हमने एक बार हमने देख लिए हैं ये, और इसमें आर्टिकल्स कौन से आते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अभी हम करते जाएंगे, ठीक है, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे पॉलिटी में, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। चाहे अगर आपको लगता है सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे अब हमने देखा लास्ट आर्टिकल में, हमने क्या देखा लास्ट आर्टिकल में कि पार्लियामेंट ने उसी के तहत एक्ट बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसी एक्ट के तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि अब हमें कब पढ़ना है, पहले हम मोटा मोटा पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के। एंड टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग। ओके, बाय।